ब्रेकिंग, मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक होनी है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन अर्जुन इस बैठक को लेंगे। महासचिव, प्रभारी प्रदेश अध्यक्षों के साथ ये बैठक होनी है। लोकसभा चुनाव की रणनीति, सीट शेयरिंग पर इसमें चर्चा होनी है और 14 राज्यों में भारत न्याय यात्रा के रूट पर भी चर्चा होगी। पीसीसी अध्यक्ष सीएलपी नेताओं से रूट को लेकर चर्चा करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी की भी बैठक होनी है। पी चिदम्बरम की अध्यक्षता में घोषणा पत्र की तैयारियों पर यह बैठक ली जाएगी, जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट भी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं। बड़ी खबर, और ये तस्वीरें भी बहुत अहम, दिल्ली से ये तस्वीरें बहुत अहम बता रहे हैं लोकसभा चुनाव की रणनीति। और इस खबर पर हमारे संवाददाता लखबीर जुड़े हुए हैं। लखबीर, लोकसभा चुनाव की रणनीति, सीट शेयरिंग, इन तमाम मोर्चों पर आज कांग्रेस की एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। जी बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी रणनीति तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन आज कर रही है, जिसकी अध्यक्षता मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। इस बैठक में शरीक होने के लिए राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। तमाम महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष, सीएलपी लीडर्स और प्रभारियों का पहुंचने का सिलसिला जारी है। राजस्थान से आने वाले नेताओं की अगर बात की जाए तो उसमें महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा और छत्तीसगढ़ के प्रभारी महासचिव सचिन पायलट इस बैठक में शामिल होने पहुंच गए हैं। देखिए, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक इस लिहाज से भी है क्योंकि 14 जनवरी से कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा का आगाज करने जा रही है, जो कि देश के करीब 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों से होकर गुजरेगी। और कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले अपनी ताकत को मजबूत करना चाहती है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में डेंट करना चाहती है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले 1 दशक से 2 जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें क्लीन स्वीप देखने को मिला। ऐसे में कांग्रेस पार्टी चाहती है कि अब कहीं ना कहीं कांग्रेस का आधार मजबूत हो। इसी लिहाज से कांग्रेस पार्टी ने अपना संगठन मजबूत भी किया है और लगातार इसी सिलसिले में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ भी रही है। और इसीलिए आज ये जो बैठक बुलाई गई है ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ जहां भारत न्याय यात्रा को शुरू करना है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी चाहती है कि लोकसभा में मजबूत हो कहीं ना कहीं पार्टी की स्थिति पूरे देश भर में। इसलिए तमाम राज्यों के लीडर्स को बुलाकर, महत्वपूर्ण नेताओं को बुलाकर, चाहे वो सीएलपी लीडर्स हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, प्रभारी हो, राष्ट्रीय महासचिव हो, उनको टास्क भी दिए जाएंगे, उनसे संवाद भी किया जाएगा, चर्चा भी की जाएगी और फीडबैक भी लिया जाएगा कि आखिरकार कैसे सुगम किया जाए तमाम रणनीतियों को, ताकि पार्टी दिन ब दिन मजबूत हो लोकसभा चुनाव से पहले। और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडों को किस प्रकार से चुनौती दी जाए, उस पर भी आज की बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा होगी, मंथन होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया लखबीर तमाम जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक होनी है, तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। भारत न्याय यात्रा को लेकर चर्चा होगी, घोषणा पत्र को लेकर चर्चा होगी और किस तरीके से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय किया जाए, इसको लेकर भी आज दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक बुलाई गई है। एक और बड़ी खबर आपको बताते चले कि सीएम भजनलाल शर्मा बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं और पीएम मोदी के दौरे की देख रहे हैं तैयारियां। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कई पदाधिकारी भी साथ में मौजूद हैं। कल शाम पीएम मोदी बीजेपी कार्यालय आएंगे, बीजेपी विधायकों और कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। जयपुर से बड़ी खबर, सीएम भजनलाल शर्मा बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं, तैयारियों का जायजा खुद लेने के लिए पहुंचे हैं जयपुर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि 3 दिन तक राजस्थान में विराजमान करेंगे और कल शाम पीएम मोदी बीजेपी कार्यालय आएंगे, जहां पर बीजेपी विधायकों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली जाएगी। कल आएंगे और परसों अगर देखिए तो नहीं, कल श्रीकरणपुर में चुनाव भी होना है और टीजी और आईजी कॉन्फ्रेंस के लिए जुड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के लिए जयपुर में ठहरने भी वाले हैं और इसका खुद जायजा लेने के लिए जयपुर में पहुंचे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। तस्वीरें भी बहुत अहम हो जाती हैं। ये भी आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालय भी आएंगे, पदाधिकारियों के साथ मीटिंग भी लेंगे, आगे की रणनीति, क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी है और 25 की 25 सांसद इस पर बीजेपी के खाते में है। इस पर भी अहम चर्चा की जाएगी कि कैसे आगे का मार्ग प्रशस्त किया जाए, कैसे प्लानिंग की जाए और कैसे एक बार फिर से चुनाव के तैयारियों में जुटा जाए। और क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा भी 22 जनवरी को, इसको लेकर भी जयपुर में विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है, रामोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर सकते हैं। लेकिन अहम ये जानकारी है, आपको बता रहे हैं जयपुर से।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में उस जगह पर पहुंचे बीजेपी कार्यालय जहां पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। 3 दिनों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में विराजमान, राजस्थान में रुकेंगे। और आपको ये भी बता दें कि बीजेपी कार्यालय में पहुंचेंगे कल शाम, जहां पर कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, वरिष्ठ नेताओं के साथ भी बातचीत होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी आने वाले हैं, अजीत डोभाल भी आने वाले हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता बाबूलाल जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले भव्य तैयारियां की गई हैं, और क्या जानकारी? बीजेपी कार्यालय भी आने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल दोपहर बाद में। तो आप देखिएगा कि सिक्योरिटी जो है अरेंजमेंट वो बहुत टाइट कर दिए गए हैं। और इस वक्त जो है सीएम भजनलाल बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं। करीब 1 घंटा पहले वो बीजेपी कार्यालय आए थे और तब से लगातार जो तैयारियां हैं उनको देख रहे हैं और देख रहे हैं कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है, क्योंकि बीजेपी के कार्यालय में देश का प्रधानमंत्री आ रहा है और पीएम बनने के बाद में पहली बार बीजेपी के कार्यालय में आ रहे हैं। तो एक गर्व की अनुभूति भी है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए, और एक सुखद पहलू भी है कि बरसों पुरानी उनकी यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक सोच होती है, एक नजरिया होता है पीएम मोदी को करीब से देखने का। तो वो भी एक बार फिर से यहाँ साकार होने जा रहा है, जब पीएम मोदी के बीच में सब लोग सीएम के साथ में पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधायक, मंत्री सब यहाँ पर होंगे और पीएम मोदी के मन की बात को सुनेंगे। 2024 का साल बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिहाज से। इस बार बीजेपी ने नारा दिया है कि इस बार 400 पार और तीसरी बार मोदी सरकार। तो ऐसे में बीजेपी के कार्यालय में कल शाम को होने वाली जो बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें प्रदेश के बीजेपी के तमाम विधायक, भजनलाल सरकार के मंत्री, खुद मुख्यमंत्री और तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी किस तरह से फतह करना है 2024 में सभी जो 25 सीटें हैं राजस्थान की, उनको उस बारे में वो बात कहेंगे। इसके अलावा जो केंद्र की योजनाएं चल रही हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, उसका वो फीडबैक लेंगे। सीएम भजनलाल लगातार दौरे कर रहे हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा के कैंपों में जा रहे हैं, आम जनता से सीधा रूबरू हो रहे हैं और अब तक जो जन कल्याण की योजनाएं मोदी सरकार की और राज्य सरकार की जो योजनाएं शुरू हुई हैं उनका भी वो फीडबैक देंगे। और राजस्थान में किस तरह से पीएम मोदी की जो योजनाएं हैं उनका धरातल पर असर है, प्रदेश की जनता को कितना उसका फायदा मिला है और किस तरह का और ज्यादा प्रचार किया जा सकता है, कितना ज्यादा लाभार्थियों को फायदा पहुंचाया जा सकता है, इस बारे में भी वो अपनी बात कहेंगे। बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं उनके सबके मोबाइल में नवा ऐप जो है उसको डाउनलोड कराया गया है पहले से ही, क्योंकि तमाम जो गतिविधि होती है पार्टी की और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी उस ऐप में मौजूद रहती है। इसलिए उस ऐप को लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात कहने वाले हैं। साथ ही एक माहौल बनेगा 3 दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयपुर में रहने से, न केवल बीजेपी के कार्यकर्ता बल्कि आम जो आवाम है राजस्थान का, वो भी इस दौरे से बहुत उत्साहित है। और बहुत सालों बाद में देश का प्रधानमंत्री जयपुर में 3 दिन जब गुजारेगा तो मानो कि बीजेपी में एक नई ऊर्जा का, नए जोश का संचार होगा। नई सरकार बनी है। सीएम भजनलाल दिल्ली के पसंद हैं और तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं, तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, उनको सहयोग करके राजस्थान को भी विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लेंगे। तो पीएम मोदी अपने मन की बात के जरिए सभी विधायकों से यही आह्वान करेंगे कि भजनलाल जी को मजबूत कीजिए। राजस्थान में सत्ता और संगठन के बीच में तालमेल बेहतर रहना चाहिए। पार्टी का जो पदाधिकारी है वो अपने आप को कमजोर ना समझे और जो पार्टी के मंत्री हैं उनको किसी तरह का गुरूर नहीं होना चाहिए। तो उनकी कोशिश यही है कि बीजेपी जड़ों तक मजबूत बने, उसके कार्यकर्ताओं में जोश रहे और इस साल जो सबसे बड़ी चुनौती है लोकसभा के चुनाव की, तो उसको हासिल किया जाए, उस पर विजयश्री प्राप्त की जाए। तो इसी को लेकर बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। और अब बात करते हैं श्रीकरणपुर के रण की, क्योंकि कल इसी सीट पर वोटिंग होनी है। पोलिंग पार्टियां आज मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दी गई हैं। मतदान कर्मियों को अंतिम प्रशिक्षण देकर रवाना किया जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज से मतदान कर्मी रवाना होंगे और कल 249 यानी 249 बूथों पर 2,40,826 मतदाता
मतदान कर सकेंगे और प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में शाम 5 बजे तक बंद हो जाएगा। देखना यह है कि श्रीकरणपुर में कौन जीतता है। फुल मैंडेट किसका? क्या फुल मैंडेट बीजेपी का काम आता है, जो मंत्री पद की पहले से शपथ दिला चुके हैं, या फिर कांग्रेस जो सहानुभूति का वोट लेने की कोशिश कर रही है, ये सीट उसके खाते में जाती है। त्रिकोणीय मुकाबला है। आप भी ताबड़तोड़ तैयारी कर रही है। भगवंत मान को हमने कल देखा, जिस तरह से वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तो त्रिकोणीय मुकाबले में कौन मारेगा बाजी, कल इस पर होना है मतदान। श्री गंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा सीट पर कल 5 जनवरी शुक्रवार को होने जा रहे विधानसभा चुनावों को लेकर जहां जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा मतदान कर्मियों को अंतिम और तीसरा प्रशिक्षण देकर मतदान केंद्रों की ओर रवाना किया जा रहा है, तो वहीं श्री करणपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी 249 मतदान केंद्रों पर कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस भी खासी सक्रिय है। सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस जाब्ता तैनात किया जाएगा ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। साथ ही साथ मतदान की प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की विघ्न उत्पन्न न हो। यदि विघ्न उत्पन्न होता है तो वहां पर पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स भी मौजूद रहेगी। अभी समय में श्री गंगानगर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज के पुलिस के द्वारा बनाए गए पुलिस कंट्रोल स्टॉल पर मौजूद है और यहाँ की हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, मतदान केंद्रों पर पहुंचने से पहले सभी पुलिसकर्मी जिनकी ड्यूटी कल श्री करणपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान के लिए लगाई गई है, वो पुलिस नियंत्रण कक्ष में पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी बूथ के बारे में जानकारी लेते हुए अपने गंतव्य की ओर कुछ देर बाद प्रशिक्षण लेने के बाद रवाना होंगे। ये श्री गंगानगर की करणपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव करवाने के लिए जाने वाले पुलिस कर्मियों का दृश्य आप देख पा रहे हैं। सभी पुलिसकर्मी इस समय चौकस हैं और फोकस ये है कि इस पुलिस नियंत्रण कक्ष में जो तैनात अधिकारी हैं वो सभी पुलिस कर्मियों की जिन्हें कल करणपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव करवाने के लिए जाना है, उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचाने में किसी भी तरह की परेशानी न हो। महिला पुलिसकर्मियों के साथ साथ पुरुष पुलिसकर्मियों का भी जाब्ता मौजूद है। हमारे साथ यहाँ के कंट्रोल रूम के इंचार्ज मक्खन जी मौजूद है, उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर ड्यूटी चल रही है। मक्खन जी, आप बताएं कि पुलिस नियंत्रण कक्ष जो बनाया गया है वो किस तरह से पुलिसकर्मियों की मदद कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। जहाँ जिसको प्रॉब्लम्स आ रही है वो हमारे पास आ रहा है तो उनको सॉर्ट आउट किया जा रहा है। किस तरह से आप इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं? कितने मतदान केंद्रों पर कितने पुलिसकर्मियों का जत्था रवाना हो रहा है? कैसे कैसे कब तक रवाना होगा? प्रत्येक बूथ पे एक होमगार्ड, एक कांस्टेबल तैनात किया गया। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जो भी। केरल समेत दक्षिण भारत का किला साल 2024 के लिहाज से बहुत ही ज्यादा अहम है। अगर बीजेपी को 400 प्लस सीटें जीतनी है तो उसे दक्षिण भारत के राज्यों में ऐतिहासिक जीत हासिल करनी होगी और यही दक्षिण को लेकर सबसे बड़ा चैलेंज बीजेपी के सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत में साल 2024 के लोकसभा चुनाव का प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत के राज्य केरल में एक जबरदस्त रोड शो किया है और इस रोड शो में बड़ी संख्या में केरल की लाखों महिलाओं ने हिस्सा लिया है। वहीं दक्षिण भारत के ही राज्य कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक ऐसा मुद्दा छेड़ दिया है जिसकी वजह से बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर है। और दक्षिण भारत के ही हैदराबाद में ओवैसी ने राम जन्मभूमि पर एक ऐसा भड़काऊ बयान दिया है जिसकी आंच पूरे देश में महसूस की जा रही है। यह है साल 2024 का दक्षिणी युद्ध जिसमें हर पार्टी अपने अपने वोट बैंक को साधने के लिए पूरी ताकत से जूझ रही है। राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है तो फिर कर्नाटक में सदियों पुराने इस विवाद पर राजनीति क्यों शुरू हो गई है, आपको आगे बताएंगे। ओवैसी ने हैदराबाद में ऐसा क्या बयान दिया है जिस पर अयोध्या से पलटवार शुरू हो गए हैं, ये भी आपको दिखाएंगे। दक्षिण युद्ध की ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं,
लेकिन सबसे पहले आपको ले चलेंगे केरल के त्रिशूर में, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने 2 लाख महिलाओं की विशाल जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी इस लक्ष्य को तभी हासिल कर सकती है जब महिलाएं बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट करें, जैसे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को महिलाओं का बम्पर समर्थन हासिल हुआ। मध्य प्रदेश के इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने केरल में एक बड़ा रोड शो किया है। केरल की हजारों महिलाओं ने पुष्प की वर्षा करके प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। ये कार्यक्रम बीजेपी की केरल यूनिट के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें केरल बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने संसद के दोनों सदनों में महिला आरक्षण विधेयक को सफलतापूर्वक पारित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत और अभिनंदन किया। इस कार्यक्रम का नाम है स्त्री शक्ति मोदीकोपम। इसका मतलब है प्रधानमंत्री के द्वारा महिलाओं का सशक्तिकरण। केरल के त्रिशूर के थिकिंडू मैदान में प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के साथ सीधा संवाद किया। मोदी की गारंटी की चर्चा है, लेकिन मैं मानता हूं देश की नारी शक्ति विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की सबसे बड़ी गारंटी है। दुर्भाग्य से आजादी के बाद लेफ्ट कांग्रेस की सरकारों ने, एलडीएफ, यूडीएफ की सरकारों ने नारी शक्ति को कमजोर माना। लेफ्ट और कांग्रेस ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को रिजर्वेशन देने वाला कानून बरसों तक लटकाए रखा, लेकिन मोदी ने आप सभी बहनों को आपका हक देने की गारंटी दी थी और उस गारंटी को पूरा करके दिखाया। आंकड़ों को देखें तो साफ पता लगता है कि साल 2014 में मोदी की प्रधानमंत्री उम्मीदवारी के बाद केरल में बीजेपी का वोट परसेंटेज दोगुने से भी ज्यादा बढ़ा है। साल 2009 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को केरल में 6.31% वोट मिले थे। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को केरल में 10.33% वोट मिले थे। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को केरल में 10.6% वोट मिले। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को केरल में 13% वोट मिले थे और साल 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को केरल में 11.30% वोट मिले थे। दक्षिण का किला बीजेपी के लिए एक चुनौती है, क्योंकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को चुनाव में झटका लग चुका है और तेलंगाना में बीजेपी ने पहले से बेहतर प्रदर्शन जरूर किया है, लेकिन अभी वो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकी है। तमिलनाडु में भी बीजेपी पहले से बेहतर प्रदर्शन का अनुमान लगा रही है। ऐसी स्थिति में दक्षिण के किले में बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए बीजेपी ने अपने सबसे बड़े ब्रांड प्रधानमंत्री मोदी का सहारा लिया है। इंडी गठबंधन को सिर्फ एक ही काम आता है। इंडी गठबंधन हमारी आस्था पर चोट करता है। इन्होंने मंदिरों को, हमारे त्योहारों को भी लूट का माध्यम बना दिया है। त्रिशूलपुरम के साथ जिस प्रकार की राजनीति की जा रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अब आपको ले चलते हैं कर्नाटक, जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक और धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है। दरअसल कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने हुबली में श्रीकांत पुजारी नाम के एक कार सेवक को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर कर्नाटक बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया है और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर आरोप लगाए हैं। बीजेपी का साफ कहना है कि श्रीकांत पुजारी एक गरीब ऑटो रिक्शा चालक है और वो 1992 के दंगे में शामिल नहीं था,
जबकि सिद्धारमैया ने कर्नाटक पुलिस का बचाव करते हुए बयान दिया है कि बीजेपी को श्रीकांत पुजारी के खिलाफ लगाई गई चार्जशीट पढ़नी चाहिए। बीजेपी ने भी आरोप लगाए थे कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के अंदर चुनाव के वक्त अपने घोषणा पत्र में हिंदू संगठनों के खिलाफ कार्रवाई न करने का वादा किया है। अब कर्नाटक में राजनीतिक युद्ध इस सवाल पर छिड़ गया है कि श्रीकांत पुजारी की गिरफ्तारी सही है या गलत। वहीं हैदराबाद के भवानी नगर में एक मदरसे के अंदर बैरिस्टर और सांसद असदुद्दीन ओवैसी का एक जलसा काफी चर्चा में है। वैसे ओवैसी का ये भाषण लगभग 40 मिनट का है, लेकिन इस भाषण के आखिर में उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम पर टिप्पणी कर साधु संतों को नाराज कर दिया है। हमारी मस्जिद हमने खोदी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलातो सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। साल 2024 के पहले दक्षिण का चुनावी युद्ध काफी दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ विपक्षी गठबंधन अपने किले को बचाने का भरपूर प्रयास करने वाला है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के साथ बीजेपी दक्षिण के किले पर पूरा जोर लगाने वाली है। और उदयपुर के खेमली में आयोजित हुई डांगी जागृत संस्थान के 18वें प्रतिभा सम्मान समारोह में मध्य प्रदेश से विधायक हजारी डांगी और मावली विधायक पुष्कर डांगी ने शिरकत की। इस समारोह में 10वीं, 12वीं, बीए, बीएससी समेत तमाम डिग्री धारकों को अधिक अंक प्राप्त करने का सम्मानित किया गया और इस दौरान मावली विधायक पुष्कर डांगी ने डांगी समाज को मंत्रिमंडल में भी प्रतिनिधित्व देने की बात कही। साथ ही समाज के लिए लोकसभा चुनाव में भी समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व देने की मांग की। शिक्षा होगी तो समाज आगे आएगा और जो हमारा समाज हर साल 18 वर्ष हो गए लगातार, उनकी एक ही इच्छा है कि हमारा समाज शिक्षा से कैसे जुड़े और शिक्षा के माध्यम से कैसे आगे बढ़े। मुख्य मुद्दा हमारा ये है। इस मंच के माध्यम में जैसे है, ये जागृत संस्थान ने पहला आज से 18 साल पहले शुरुआत की, जब हम एक भी व्यक्ति राजनीति में नहीं थे। धीरे धीरे जागृति आई, लोगों में हुनर आई, राजनीति भी आई, शिक्षा भी आई। आज हमारे हजारों लड़कियां अच्छे पद पे बैठे हैं, आसीन है। काफ़ी लोग हम राजनीति में हैं, कोई सरपंच है, कोई प्रधान है, कोई प्रतिनिधि है। तो समाज को प्रतिनिधित्व देने की मांग उठाई है। डांगी समाज में बीए, बीएससी जो भी अच्छे मार्क्स लेके आए हैं उनको सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। एमपी से विधायक हजारी लाल डांगी इसमें शामिल हुए। समारोह में प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया और डांगी समाज को प्रतिनिधित्व देने की बात भी कही गई है। और धौलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने दबोचा है। इनामी बदमाश लालू ठाकुर को पुलिस ने आखिरकार पकड़ लिया। सेपाऊ बाईपास पर वारदात के इरादे से घूम रहा था ये बदमाश। मुखबिर की सूचना पर साइबर सेल की टेक्निकल मदद से अरेस्ट किया गया है पुलिस के द्वारा। हत्या की कोशिश, डकैती जैसे कई संगीन धाराओं में केस दर्ज कर पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो 25,000 के इनामी बदमाश को पकड़कर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ में की है। मुखबिर की सूचना पर यह बदमाश पकड़ा गया है। किसी गैर इरादतन से वो घूम रहा था, किसी और साजिश में था। इससे पहले पुलिस ने उसे धर दबोचा। डकैती और हत्या के मामले में केस दर्ज करके आगे की कार्रवाई को पुलिस कर रही है। और रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बने रही न्यूज।